Good afternoon, everyone. This is Abhimanyu Sridhar, the Faculty of Ethics, Integrity and Aptitude and Essay. I welcome all of you at Ved IAS Academy, मुखर्जी नगर एंड प्रयागराज। तो आपको जैसे मालूम होगा कि ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है और इस सेशन के अंदर एथिक्स क्यों, व्हाई एथिक्स एंड व्हाट एथिक्स, एथिक्स क्या है और एथिक्स क्यों है, दो बातें हैं। देखिए समझते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स एट द सेम टाइम। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड एंड व्हाई एथिक्स, राइट। तो मन में क्वेश्चन आता है कि हम जिस देश में रहते हैं, अ, इस देश में हमारे पास अलग अलग तरह के स्क्रिप्चर्स हैं, राइट। हिंदूज़ के अपने हैं, मुस्लिम्स के अपने हैं, क्रिश्चियंस के अपने हैं। फिर भी इस देश में व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो एथिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? सिंस 2013 दिस पेपर हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। और जब ऐसे का पेपर आप देखते हैं, जो फर्स्ट पेपर है मेंस का, तो वहाँ भी आपको ऐसा फील होता है कि यह एथिक्स का ही पेपर है। 2017 से जो एथिक्स, जो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे के पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं, 8 टॉपिक्स, उसमें से 2 लिखना होता है आपको। उसको देखने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि ये एथिक्स जैसा ही है। तो प्रश्न वही है कि व्हाई एथिक्स? पहली तो बात है व्हाट एथिक्स? एथिक्स है क्या? दूसरा है व्हाई एथिक्स इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा एंड आई होप यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू विल एनकैश दिस अपॉर्चुनिटी एंड रियलाइज योर ड्रीम टू बिकम एन आईएएस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस, पहला टॉपिक, पहला यूनिट है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस और इसके सब टॉपिक्स हैं एसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। अगर हम हिंदी में देखें तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। तो ये फर्स्ट जो यूनिट है, राइट, इसको हम समझते हैं कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो एथिक्स है क्या बेसिकली, राइट। आप मान के चलिए कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं, राइट, आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आपसे कहा गया, आपके सामने कोई ऐसे इश्यूज आए जहां पर आपको डिसाइड करना है, राइट। अल्टीमेटली कहते हैं ना कि एथिक्स कहाँ पे काम आने वाला है? डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो आपको एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन में क्लैरिटी हो, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेट्स क्या होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स आर द बैकबोन ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है और जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन है उसी से तो मालूम चलेगा ना कि जस्टिस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर के साथ में जस्टिस हुआ या नहीं हुआ। और जस्टिस अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो पर्पस है गवर्नेंस का वो पूरा नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कि एथिक्स के अंदर ये जो टॉपिक है एथिक्स, एथिक्स है क्या, ठीक है। थोड़ा सा हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो एथिक्स अगर हम बात करें तो एक फैमिली है, मान लीजिए वो हिंदू फैमिली है, एक दूसरी फैमिली है वो मुस्लिम फैमिली है, तीसरी है क्रिश्चियन फैमिली, चौथी है एक सिख की फैमिली, ठीक है। अब चारों लोग एक ही कमेटी के अंदर हैं, वो चारों लोग एक ही कमेटी में हैं और उस कमेटी के अंदर उन्हें डिसाइड करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, एक डिसीजन लेना है किसके बारे में? यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट, यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट। अब ये चारों लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग फेथ से रिलेटेड हैं। तो हिंदू का जो फेथ है वो मुस्लिम के फेथ से अलग है। हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, हम क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव डिफरेंट फेथ इन आवर कंट्री, राइट। सो हिंदूज के अंदर अपने कजन से मैरिज करना, इसको पाप माना जाएगा और माना जाता है। मुस्लिम्स के अंदर ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्या गलत क्या सही की बात नहीं कर रहे हैं, किस धर्म में क्या प्रचलित है हम उसकी बात कर रहे हैं। क्रिश्चियंस के अंदर मैरिज उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैरिज एक लाइफ का पार्ट है बस। हमारे यहाँ मैरिज का मतलब होता है, हमारे यहाँ मैरिज का मतलब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी, हाँ या ना? बिल्कुल यही है। उसी तरह से सिख के अंदर भी कुछ अलग अलग उनके अपने नियम है, उनके अपने बिलीफ सिस्टम है, राइट। उनका अपना एक फेथ सिस्टम है, उनका अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक ट्रेडिशन है, राइट। तो चारों लोग, ये चारों के चारों एक कमिटी के पार्ट हैं, ठीक है। ऑल आर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक। अब चारों को डिसाइड करना है एक कॉमन यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट
बना के और इसको सरकार को देना है। ठीक है, अल्टीमेटली जो पॉलिसीज बनती हैं उसका जो फॉर्मेशन है उसमें ब्यूरोक्रेट्स का रोल क्या होता है, वो सारा जो मेन फंक्शन है बेसिकली वो कैसे करते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स कौन डिसाइड करता है, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कौन डिसाइड करता है, ब्यूरोक्रेट्स, राइट। ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है, फिर से मैं कहता हूं, दे आर द बैकबोन, दे आर द बैकबोन ऑफ गवर्नेंस, दे आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। तो चारों ने अलग अलग अलग, आपको लगता है कि चारों के चारों किसी एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे? पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं है। एक ही कमेटी के अंदर है क्योंकि चारों का सोचना अलग अलग है। तो अगर चारों मोरली सोचेंगे, नैतिकता जो उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से पढ़ी है, अपनी सभ्यता के हिसाब से पढ़ी है, अपने परिवार के अंदर सीखी है, अपने धर्म ग्रंथ में सीखी है, उस नैतिकता की अगर हम बात करेंगे तो वो कभी भी यूनिफॉर्म मैरिज एक्ट के लिए एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उनमें डिस्प्यूट होगा। इसलिए हमारे पास क्या आता है, एथिक्स। ठीक है, एथिक्स क्या है, तो भाई एथिक्स जो है वह नैतिकता का यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव पर्पस ओरिएंटेड मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सली हम लोग क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, जो सबके हिसाब से सही हो वो नीति शास्त्र है। तो नीति शास्त्र क्या कहता है, नीति शास्त्र ये कहता है कि विवाह की पद्धति जो भी हो, विवाह की पद्धति जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि विवाह के अंदर जो दो लोग हैं, एक पति और एक पत्नी, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके बीच बराबरी होना चाहिए, यही नीति शास्त्र है। नैतिकता के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि हिंदूज के अंदर सर्टेन प्रोटोकॉल्स हैं, अग्नि के साथ फेरे लेना है, 7 जन्म का साथ है, राइट। वो तलाक के बारे में सोचते भी नहीं है निय धर्म में, इसलिए तलाक शब्द का संस्कृत और हिंदी में कोई मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, तलाक सिर्फ उर्दू में है और आप बोल सकते हैं इंग्लिश में है डिवोर्स, और अलग अलग भाषाओं में है। लेकिन मुस्लिम्स के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर ऐसा नहीं है। फिर शादी के लिए मैंने जैसा कहा, हिंदूज जो शादी के सिस्टम में है उनका बिलीफ अलग तरह का है, मुस्लिम्स का अलग तरह का है, क्रिश्चियंस का अलग तरह का है। तो इसीलिए हमको एथिक्स चाहिए, क्योंकि आप लोग क्या बनने वाले हैं, यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स। और फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स अगर कंफ्यूज्ड होगा डिसीजन लेते समय, तो नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा, सरकार का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा। इसीलिए यह एथिक्स जो पहला यूनिट है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि इसके अलग अलग डायमेंशंस हैं, वो हम सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। अब आगे देखिए, सेकेंड चैप्टर की हम बात करते हैं। सेकेंड चैप्टर है आपका एटीट्यूड, हिंदी में कहते हैं अभिवृत्ति। एटीट्यूड, और तीसरा है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज। तो इसको हम समझते हैं, इसको हम थोड़ा समझते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को थोड़ा समझते हैं। देखिए, एटीट्यूड जो है, एटीट्यूड ये बिहेवियर है। एटीट्यूड क्या होता है, दिस इज बिहेवियर। और एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड जो है वह एक नेचुरल टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट। अब ये ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया क्यों जाने वाला है, जो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पढ़ाने का मतलब क्या है, राइट। एक एक जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पे आने वाले सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आएंगे। देखिए, पहली बात क्या होती है, लोग कहते हैं कि सर हमें सीखना है आंसर कैसे देते हैं, आंसर राइटिंग, वी हैव टू प्रैक्टिस ऑन आंसर राइटिंग। मैं कहता हूं, बिफोर आंसर राइटिंग यू मस्ट हैव एक्सपर्टीज इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। क्योंकि क्वेश्चंस क्या, क्वेश्चंस आर द डिमांड्स, क्वेश्चंस आर द डिमांड्स। तो अंटिल एंड अनलेस यू अंडरस्टैंड द डिमांड, कैन यू राइटली फुलफिल द डिमांड। क्या आप सप्लाई प्रॉपर कर पाएंगे, नहीं। आपको पता ही नहीं कि किसी को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आप क्या सप्लाई करेंगे, पानी देंगे या खाना देंगे। द सेम थिंग, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन इज अबाउट डिमांड। एक क्वेश्चन जो है वो डिमांड के बारे में बात करता है। तो जब क्वेश्चन का आपको नेचर मालूम चल जाएगा, यू कैन इजली आंसर द क्वेश्चन इन अ वेरी स्कोरिंग मैनर। ठीक है, तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, एटीट्यूड जो है आपका बिहेवियर है, एप्टीट्यूड नेचुरल टैलेंट होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कह, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पता है कि लोगों को मैनेज कैसे किया जाता है, मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, मैंने मैनेजमेंट सीखा है। फिर समझिए, जब मैं कहता हूं आई नो हाउ टू मैनेज पीपल बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू सर्टेन ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स, राइट, सर्टेन ट्रेनिंग्स मैंने ली है। तो ये है क्या, जब किसी चीज के बारे में आपको नॉलेज है तो उसे क्या कहेंगे,
वह एक एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड भी कई तरह का होता है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, लर्निंग एप्टीट्यूड, सिंगिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। और भी कई तरह के सोशल एप्टीट्यूड, ठीक है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड। तो ये जो एप्टीट्यूड है बेसिकली वो आपको एक एक्सपर्टीज देता है, लेकिन एटीट्यूड क्या देता है आपको, उसको बेहतर हम कैसे करें, उस एप्टीट्यूड को हम बेहतर तरह से कैसे यूज करें। तो इसको अभी तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ सब्जेक्ट से आपको बेसिकली सिलेबस से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपको। जब हम इसकी बात करेंगे तो हम फुल लेंथ इसको पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, तो कहा जाता है कि सक्सेस है क्या, सक्सेस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस कई लोग अलग अलग मानते हैं, मगर आपको इस तरह से लिखना है कि सक्सेस इज इक्वल टू 70% एटीट्यूड, 70% एटीट्यूड एंड 30% एप्टीट्यूड, 30% एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एक वर्ड आता है अंडर परफॉर्मेंस। सेकंड एआरसी ने कहा कि अंडर परफॉर्मेंस इज अ काइंड ऑफ करप्शन, ठीक है। आप एक डिपार्टमेंट के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर आप भी उस टीम के पार्ट हैं, और डिपार्टमेंट का जो पर्पस है अगर वही अचीव ना हो पाए तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सो दिस इज कॉल्ड अंडर परफॉर्मेंस, राइट। तो अंडर परफॉर्मेंस बेहतर कैसे होगा, उसका एक तरीका यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, whosoever are the part of the organization, हमें उसके बारे में अगर आप टीम लीडर हैं, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या एटीट्यूड है, किसका क्या एप्टीट्यूड है। तो दोनों को जब बैलेंस करेंगे, दोनों को जब मिक्स करेंगे, राइट, तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो ये एटीट्यूड एप्टीट्यूड हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसके पहले एक चीज और थी, फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल वैल्यूज, कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। फाउंडेशनल वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन, ठीक है। हिंदी में अगर हम कहें तो आपका हो गया सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। हम इसको, इसकी डेफिनेशन पढ़ने के साथ साथ इसका एप्लीकेशन भी पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं कि अपनी तरफ से, क्योंकि अगर आप यही लिख के आ जाएंगे, ये सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का रिकमेंडेशन किसका सुझाव है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, क्या है कि उनके अंदर ये मूलभूत मूल्य होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ इसको लिख के आ गए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से मैक्सिमम 2 मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं और किस तरह से ऐड करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि हम क्या ऐड ऑन करेंगे, इंपॉर्टेंट है कैसे लिखेंगे। तो आंसर राइटिंग में हम लोग इसको समझने वाले हैं। इस सेशन के अंत में मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैं क्लास में आपको क्या क्या कराऊंगा और कैसे कैसे कराऊंगा। तो ये सेशन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इस पेपर को हम बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 4, ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या है। हमारे देश में या दुनिया में दो तरह के लोग हैं अधिकतर। जो आम आदमी होता है वह कैसा होता है, आम आदमी का मतलब जिसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर डिप्लोमेटिक स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर सोशल स्किल्स नहीं है, जिसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, राइट, वो आम आदमी है। आम आदमी का मतलब ये नहीं होता कि सामान्य पैसे कमाने वाला या बहुत कम सफल व्यक्ति, राइट, ठीक है। सफलता के मापदंड अलग अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मैनेजरियल व्यक्ति है, जो जिसके अंदर मैनेजमेंट स्किल है, क्योंकि आप लोग ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, आपके अंदर भी मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। मैनेजमेंट एक कॉमन फैक्टर है, राइट, जो होना चाहिए, कैसे मैनेज करना है चीजों को, ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्टेक होल्डर के बीच में आपको मैनेज करना होगा, ठीक है, अल्टीमेटली किसके लिए, फॉर सेक ऑफ पीपल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, तो मैंने कहा दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अधिकतर इमोशंस का यूज करते हैं, दूसरे जो अधिकतर इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ एक लाइन में कहूं आपको, आगे जो वीडियोस होंगे उसके अंदर आप लोग देखेंगे, मैं अलग से इसके बारे में आपको बताऊंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा, इमोशन और इंटेलिजेंस का बैलेंस, राइट, यानी कि बैलेंस बिटवीन
इमोशन एंड इंटेलिजेंस, और क्या कह सकते हैं, भावना और बुद्धि का, भावना और बुद्धि का प्रयोग, इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल रिलेशंस को बेहतर तरीके से निभाने में, प्रशासनिक कार्यों में, निर्णय प्रक्रिया में, पब्लिक लाइफ में, तो इसी को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहेंगे, इंग्लिश में समझिए, टू नो, अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड मैनेज one's own as well as others emotions empathetically and judiciously to maintain interpersonal relationship। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो एक छोटा एग्जांपल आपको देता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस का, एक छोटा सा एग्जांपल। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना अच्छा प्रोवाइड किया उन्होंने, जितना आपने पैसा पे किया उसके लिए उन्होंने अच्छा खाना दिया। खाने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि सर कोई सजेशन है तो दीजिए। आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं, आप, लेकिन वो जिद करता है आपसे, रिक्वेस्ट करता है, सर प्लीज ये फीडबैक है, जरा इसको फिल कर दीजिए, कोई भी सजेशन अगर है तो दीजिए, हम इसको इंप्रूव करेंगे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, एक मूवी है मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति डोर को, फ्लोर को साफ कर रहा होता है, नाम आपको याद होगा शायद, तो स्वीपर था। तो संजय दत्त वहां से निकलता है और वो देखता है कि वो बहुत गुस्से में है क्योंकि लोग बार बार वहां से निकल रहे हैं। तो संजय दत्त उसको गले से लगा लेता है, ठीक है, जिसको एक टर्म दिया गया था, जादू की झप्पी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। किसका एग्जाम्पल है, इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा। जैसे बहुत सारी पब्लिक स्कीम्स का नाम क्या है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना। इसमें जो लक्ष्मी वर्ड यूज किया गया है वो महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर, बेटियों के अंदर एक विश्वास की भावना जगाता है। राइट, उनको लगता है कि सरकार हमको लक्ष्मी समझती है। तो जब भावना का प्रयोग बुद्धिमानी से करते हैं तो लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, है कि नहीं, जय जवान जय किसान, आगे और जोड़ दिया है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जो किसान है संघर्ष में भी अगर है तो क्या सोचता है कि सिर्फ हम ही लोग हैं जिसके जय जयकार होती है, लोग हमको अन्नदाता कहते हैं। किसान को अन्नदाता कहना यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। राइट, किसान को अन्नदाता कहना, इसे यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। डॉक्टर को जब कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप भगवान का दूसरा रूप हैं, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। घर पे कोई व्यक्ति आपके आया कोई पार्सल लेकर, उसे आपने पानी के लिए पूछा, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपने देखा होगा जितने भी अवार्ड सेरेमनीज हैं वो सब के सब का बेस है इमोशनल इंटेलिजेंस। और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो कॉन्सोलेशन प्राइज है, जो कॉन्सोलेशन प्राइज मिलता है ना, वो सर्टेन एग्जाम्पल है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो इस तरह से हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। अब ये जो टॉपिक है बेसिकली अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसको अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से अलग अलग पढ़ना होता है, अलग तरह से पढ़ना होता है। जैसे अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर हमें किस फिलोसफर को हम पढ़ रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आने वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे हम कैसे टैकल करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं कि महात्मा गांधी ने क्या कहा, या अरिस्टोटल ने क्या कहा, या सोक्रेटिस ने क्या कहा, ठीक है, या विवेकानंद ने क्या कहा। इंपॉर्टेंट बात यह है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के हिसाब से, कि अगर पूछा गया आपसे कि वेल्थ विदाउट डिलिजेंस इज अ सिन, तो आपको पता हो ना हो कि ये महात्मा गांधी ने कहा या किसने कहा, आपको इसकी व्याख्या करना आना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू इवेल्युएट और आई वुड से एनालाइज इट विद सर्टेन एग्जांपल्स। ठीक है, इसे कहते हैं, इस तरह से पढ़ना है। अगर हम बात करें कुछ और पीसीएस की, जैसे यूपी पीसीएस की हम बात करें, हम एमपीपीएससी की बात करें, यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस फिलोसोफर ने क्या क्या बातें कही। राइट, जैसे कि फिलोसोफर किंग का कंसेप्ट किसका है, ठीक है, सत्याग्रह का कंसेप्ट किसका है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो अलग अलग तरह की बातें हैं, जैसे सेवन सिंस का कंसेप्ट किसका है, कार्डिनल वर्च्यूज का कंसेप्ट किसका है, ये भी पता आपको होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही एंगल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, या यूपी पीसीएस हो, या और भी अदर स्टेट पीसीएस हैं, उस सारे डायमेंशंस को हम लोग बाइलिंगुअली, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी अलग अलग बैचेस भी और बाइलिंगुअल भी हम इसे कवर करने वाले हैं। राइट, ठीक है,
अब आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका पब्लिक या सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर मैं इसकी बात करूं हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी में है लोक प्रशासन में लोक या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र। कुछ देर पहले आपने कहा था, याद करिए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, ये उसी का अपडेटेड वर्जन आप बोल सकते हैं। उसको हम जहां खत्म करेंगे उसके आगे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य। ये कई स्तर पे हम सीखते हैं, कई लेयर लेवल है। सामान्य केस में क्या क्या है, जैसे हमने कहा ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, राइट, फेयरनेस है, जस्टिस है, ओपननेस है। ये सब के सब सामान्य रूप में बहुत सारे, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, प्रॉबिटी है, ये सारे के सारे जो है आपके ये सामान्य केस में लोक सेवा मूल्य होते हैं। लेकिन इसको हम कैसे बेहतर लिख पाएं ये हमको पता होना चाहिए, तो हम उस सब का अभ्यास क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, लास्ट में है प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। प्रॉबिटी इन गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी। देखिए, ये मैंने एग्जैक्ट वही लिखा है हिंदी में जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, लेकिन प्रॉबिटी का जो सही मतलब है वो है सुचिता। प्रॉपर्टी का सही मतलब क्या है? सुचिता। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह के शब्द आप लिखिए तो ब्रैकेट में, जब भी इस तरह की शब्दावली, इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनोलॉजी, लिखिए, ब्रैकेट में उसका इंग्लिश भी लिख दें जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि सत्यनिष्ठा के लिए बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में। सत्यनिष्ठा, बहुत सारे सत्यनिष्ठा का मतलब इंटेग्रिटी आप कहना चाहते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस कहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी, कई बार तो प्रॉपर्टी पे सत्यनिष्ठा लिखा होता है। तो आप एग्जैक्टली किसकी बात करना चाहते हैं? तो सत्यनिष्ठा आपने लिखा, तो आप इंटेग्रिटी की बात करना चाहते हैं या ट्रस्ट वर्दीनेस की बात करना चाहते हैं, तो उसको आप मेंशन करें ब्रैकेट में। तो जब रियल क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि किस प्रकार से हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर ही लिखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी 3 वर्ड है। देखिए, ऑनेस्टी, अगर मैं ऑनेस्टी को यहां रखूं, अगर मैं ऑनेस्टी को यहां रखूं तो यहां पे इंटेग्रिटी है और यहां पर प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आप कहते हैं मैं ना तो रिश्वत लेता हूं ना देता हूं, आप ऑनेस्ट हैं। आगे आते हैं, आप कहते हैं कि मैं ना तो खुद रिश्वत लेता हूं ना देता हूं, ना ही अपने आसपास किसी को ऐसा करने देता हूं, यह इंटेग्रिटी है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है जब आप कहते हैं कि मैं ना तो रिश्वत लेता हूं ना देता हूं, ना ही आप अपने आसपास किसी को रिश्वत लेने देता या देने देता हूं। साथ ही साथ मैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी अभियान है उसमें हिस्सा लेता हूं और उसके प्रति लोगों को, उसके खिलाफ लोगों को जागरूक करता हूं कि रेपरकशंस ऑफ दीज आर द रेपरकशंस ऑफ ब्राइबरी एंड सच काइंड ऑफ करप्शन। ये तीनों चीज जब आप करते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आप आसानी से समझ जाते हैं जब छोटे एग्जाम्पल्स, आप जैसे आपने बचपन से ठीक से पढ़ाई अगर की है तो आपको पढ़ने का तरीका अपने आप मालूम चल जाएगा। अब मान लीजिए फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक किसी ने ठीक से पढ़ाई नहीं की है तो उसे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, हाँ या ना? तो उसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जो पेपर है बेसिकल एथिक्स, वह एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो ना तो आप स्कूल में पढ़ते हैं ना कॉलेज में पढ़ते हैं। तो इसीलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग किताबों से नहीं आ सकती है। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर किसके लिए कोई बुक हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्लासरूम में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी लास्ट में आपको समझाने वाला हूं कि मैं क्या क्या कराऊंगा यहाँ वेद आईएएस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत डिफरेंट करने वाले हैं एंड वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड रिजल्ट्स, सर्टेन रिजल्ट्स हम लोग देंगे। और हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री बनाने वाले हैं, इतिहास बनाने वाले हैं आप लोगों के सहयोग से। तो इसलिए इसको आप लोग समझें। आगे देखिए, नंबर 8 लास्ट में है आपका केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, उपरोक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन। तो केस स्टडीज किसी किसी एग्जाम में, जैसे यूपीपीएससी के अंदर केस स्टडीज ज्यादा नहीं आता, मगर यूपीएससी में 120 मार्क्स का 120 मार्क्स का केस स्टडीज आता है और 130 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, जो अभी तक बाकी चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 to 7। तो चाहे यूपीपीएससीएस हो, एमपीपीएससी हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और साथ ही साथ बीपीएससी। बीपीएससी में तो एथिक्स वैसे भी नहीं आता है, ऐसे आता है। तो ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। और अगर इस पेपर में आपका एक्सपर्टीज होगा तो निश्चित रूप से आप ऐसे बेहतर लिख पाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, 2017 के बाद जो ऐसे का पेपर है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, समझिए कितना वेटेज है। 250 मार्क्स का ऐसे,
250 मार्क्स का एथिक्स कितने का हो गया 500 मार्क्स। और आपका सिलेक्शन जानते हैं किससे होता है? मेनली आपका जो सिलेक्शन होता है वो जीएस 4th पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, एसए पेपर और ऑप्शनल्स, ठीक है? क्योंकि बाकी जीएस 1 to 3 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के बीच में, मगर ये जो पेपर है जीएस 4th पेपर ये मल्टी डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं पारंपरिक और दूसरे होते हैं गैर पारंपरिक, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ये जो पेपर है आपका वो है नॉन ट्रेडिशनल। मतलब क्या है? जो पारंपरिक विषय होते हैं, द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आर बेस्ड ऑन डेटा फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये जो सब्जेक्ट है आपका ये डेटा फैक्ट्स इंफॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल है। यानी कि कोई भी आंसर आपको सही दिखेगा, अच्छा लगेगा सुनने में, मगर बेहतर आंसर जो स्कोरिंग हो उसके लिए हमको पढ़ना है द वे आई विल टीच यू हियर, ठीक है? तो एथिक्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट्स में एथिक्स हैं। मतलब पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इवन इकोनॉमी हो, इवन हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आप ओरिएंटेशन क्या कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि पुर्तगीज के फेलियर का क्या कारण है, भारत में क्या कारण था, तो जो फैक्ट्स है वो सबको बराबर पता है ना, उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको हम एथिकल डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा दे लैक इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा के अभाव, उनके शासन में सत्यनिष्ठा का अभाव, उनके व्यवहार में सत्यनिष्ठा का अभाव उनकी भारत में असफलता का प्रमुख कारण है। और उसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे कि उन्होंने धर्म का परिवर्तन करना शुरू किया, राज अत्याचार शुरू किए, तो बहुत सारी बातें हैं जो दिखाता है कि सत्यनिष्ठा का अभाव है, ठीक है? तो ये हो गया आपका। अब मैं क्या क्या कराने वाला हूं, अब बात आती है कि मैं आपको यहाँ क्या क्या करवाने वाला हूं। तो चार चीजें मैं कराता हूं आइडियली। पहला, फुल लेंथ डिस्कशन, पूरी तरह से जो भी पढ़ाने वाला हूं डिस्कशन, ठीक है? दूसरा, क्लास नोट्स, फुल लेंथ क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आपके लिए मेन असेट है जिसको आप घर पे जाकर पढ़ते हैं, ठीक है? तीसरा, जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उस पे क्या क्वेश्चंस अभी तक आए हैं और क्या आ सकते हैं, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा, 5 प्रीवियस ईयर से और 5 नया फ्रेम करके, और 2 कम से कम मॉडल आंसर्स मेरी अपनी तरफ से, और उसका डिस्कशन भी साथ में रोज होगा डे 1 से। और चौथी बात, जो भी जरूरी चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा है, जो लेंदी है, जो जो लिखे बिना काम चल जाएगा, समझने से काम चल जाएगा, उसको, जैसे कि मोरल थिंकर्स वाला, वो लगभग मैं 150 पेज का आपको पीडीएफ देता हूँ, बोथ इन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो उसको अगर 150 पेज आप लिखेंगे तो एक तरह से टाइम बर्बाद करना होता है, तो उसको हम क्लास में समझेंगे मेन मेन पॉइंट्स को, और उसका नोट्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ बेहतर करने का मतलब है कि निश्चित रूप से आप ऐसे में अच्छा करेंगे। और एक लाइन में कोई मुझसे पूछे कि सर एथिक्स को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो मैं कहता हूं एथिक्स जो पेपर है, जीएस 4th पेपर जो है, जीएस 4th पेपर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये कुछ और नहीं, यह आपका लिखित साक्षात्कार है। जीएस 4th पेपर इज नथिंग बट द रिटन इंटरव्यू। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप सब लोग वेद आईएएस एकेडमी ज्वाइन करें, चाहे आप जहां पर भी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपने आईएएस बनने के सफर को, आईएएस बनने के सपने को पूरा करें। तो इसी के साथ मैं अभिमन्यु श्रीधर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू।